Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 दिसंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पेरू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलिसा प्रोजेक्ट। एलिसा की फुल फॉर्म है इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो इस एलिसा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, ऑप्शन सी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके इफेक्टिवनेस को डिटेक्ट करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टडी करना कि जो सोलर फ्लेयर्स हैं इनका इफेक्ट हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्या पड़ता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में ऐसा क्यों लगाया गया, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। आप लोग देख पाओगे चाहे वो द हिंदू हो या फिर दूसरे न्यूज़पेपर्स हो, सभी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को डिटेल से कवर कर रखा है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ सोर्सेज जो हैं वो दिखा दिए हैं। वैसे इस आर्टिकल को ना आप लोग जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलना, और ख़ासकर उसमें भी अगर हम लोग बात करें कौन सा टॉपिक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना उसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्या है चैट जीपीटी, समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक नया चैटबॉट है जिसको इंट्रोड्यूस किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है ओपन एआई कंपनी ने यहाँ पर इस प्रकार का चैटबॉट लेकर आया जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको बेसिकली केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलना सही नहीं रहेगा, ये बेसिकली है एक कन्वर्जेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके साथ में बातचीत करेगा। क्या वाकई में? हाँ, आप लोगों के साथ में बातचीत कर सकता है और जो भी ह्यूमन वर्ल्ड की क्वेरीज़ हैं, आपकी मेरी जो भी ह्यूमंस की जो भी परेशानियां हैं उन क्वेरीज़ का आंसर भी दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको फिक्स किया जाएगा और ऐसा हो भी रहा है, इसको कर चुके हैं। तो ये कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, ये नया चैट जीपीटी। अब ये जो चैट का मतलब है ये तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ बातचीत करेगा, लेकिन ये जो जीपीटी है इसका मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3। तो ये इस जीपीटी का मतलब है। तो बेसिकली ये एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम बेस रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर डीप लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर यहाँ पर ये डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हो होगा क्या कि इसके अंदर पहले एक डेटा फिट किया जाएगा। आप डेटा डालोगे, उस डेटा को डालने के बाद में जो ये कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काम करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कैसे काम करेगा, जीपीटी क्या है, इतनी बात समझ में आई। अब इसका यूजेज क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना इनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको ये रिजॉल्व कर सकता है। जैसे कि आज के समय पर जो डिजिटल मार्केट है, उसके बाद में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है ना, ऑनलाइन जो बहुत सारा कंटेंट बनाया जाता है, या कस्टमर जो सर्विस होती है उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनका रिप्लाई करना, वो सारा काम यहाँ पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, होता यह कि आपको पता होगा हम लोग ईमेल्स वगैरह बनवाने के लिए बैठाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को हायर किया जाता है ईमेल्स के लिए और बाकी सारे काम्स के लिए किया जाता है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये ईमेल्स, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवीज़, ये सारी चीज़ें तैयार कर सकता है। इवन आपके कॉलेज के जो एसेज हैं, होमवर्क है, वो भी यहाँ पर रेडी कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसा आप बोलोगे ना, जैसे ह्यूमन का स्पीकिंग स्टाइल्स हैं उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करेगा।
क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से सारा का सारा जो डेटा है वो इसके अंदर फीड किया जाएगा और इस मॉडल को इस प्रकार से ट्रेन करा गया है कि आप अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो इससे उसका अंदाज़ा इसको पहले लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेडिक्ट कर सकता है ये मॉडल कि आप मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा मेरे पास में, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में ये इसको हम लोग कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातचीत कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मतलब आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हम लोग कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो इसके यूजेज के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या काम यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है ना हर चीज़ के यहाँ पर लिमिटेशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल्स के लिए या फिर बाकी किसी काम के लिए काफ़ी सारे लोगों को रखा जाता है कंपनीज़ के अंदर। अब होगा क्या कि जब ये पूरे तरह से जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होगा तो जो लोग हैं वो लोग दूसरे लोगों को क्यों हायर करेंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करवा सकते हैं, जल्दी काम करेगा, एक्यूरेसी से काम करेगा, मशीन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेगी, एक्यूरेट वे में काम करेगी, है ना। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जॉब जा सकती है और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद ना बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब साबित हो सकता है। आपको पता होगा रिसेंट टाइम में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाए, जब जब न्यूज़ में आया है तब तब मैंने एज अ एग्जांपल ही आपको समझाया है। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग शायद मैंने 10 या 11 अगस्त को एक आर्टिकल कवर किया था, तारीख इतनी है शायद। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। क्योंकि उस समय पर एक जो न्यूज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी कि एक रोबोट था जो कि चेस को खेलता था, है ना। एक इंसान सामने बैठा है और सामने यहाँ पर एक रोबोट बैठा है जो कि यहाँ पर चेस वगैरह खेल रहा है साथ में। तो हुआ क्या कि उस रोबोट ने एक इंसान की जो उंगली है ना वो दबा दी और इतनी तेज़ी से दबाई कि वो जो लड़का है छोटा सा उसकी उंगली टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार से एक डेंजर की तरह साबित हो सकता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कहीं ना कहीं अगेन ये ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। एक लेवल तक मतलब एक छोटे लेवल तक यूज़ करना, अपना बेसिक लेवल के लिए इसको यूज़ करना तो सही है, लेकिन अगर इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये और ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस है ना इनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, इनकी जो ग्रो करने की कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा यहाँ पर डाउन होती हुई नज़र आएगी। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कई बार ढेर सारी मूवीज़ ही बनी है जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। फिर उसके बाद में एक चीज़ और निकल कर आती है, इसका एक लिमिटेशन और है, वो यहाँ पर है कि ये कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये बायस हो सकता है। क्योंकि इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है, एक डेटा फिट करना है और वो जो डेटा फिट करा जाएगा वो एक इंसान के थ्रू ही किया जाएगा। अब वो जो इंसान है उसकी जैसी थिंकिंग होगी वो वैसे ही इसके अंदर डेटा डालेगा, तो इसकी जो सोचने की क्षमता है ना वो वैसी रहेगी और ये वैसे ही सारा का सारा काम करेगा। तो कहीं ना कहीं बायसनेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों के अंदर में। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो चैटबॉट जीपीटी लगातार न्यूज़ में बना हुआ था, क्या है ये आपने समझा, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना। और आपसे पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी और मैचिंग करने के लिए सामने कुछ और टर्म्स दी जा सकती हैं, उसमें कन्वर्सेशनल एआई करके भी टर्म आ सकती है, जैसे पहले सवाल बनते हुए आए हैं। तो ध्यान रखना, चैट जीपीटी बेसिकली एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो भी ह्यूमंस की क्वेरीज होंगी उन सब चीज़ों का यहाँ पर ये रिजोल्यूशन लेकर आएगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप लोग इसको लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना साल 2022-23 के अंदर वो कैसे रहने वाली है, इसको लेकर रिसेंटली आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन किया था। वर्ल्ड बैंक ने हमारी ग्रोथ को बढ़ा दिया था। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अब इंडिया जो है ना वो इस बार 6.9% से ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आई हैं। ये हमने आज से 2 दिन पहले डिस्कस किया था। बट उसके अगले ही दिन क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बेसिकली यहाँ पर स्लो डाउन कर दी है कि अब की बार इंडिया की जो ग्रोथ है, इन्होंने पहले एक प्रेडिक्शन किया था आज से कुछ टाइम पहले कि भारत जो है ना इस साल 7% से ग्रो करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है कि कल एक और डेटा निकल कर आता है, कल आरबीआई ने बोला ये 7% से नहीं, ये 6.8% से ग्रो करेगा। यानी कि जो ये ग्रोथ को लेकर एक प्रेडिक्शन किया गया था वो यहाँ पर कम कर दिया गया है। एक जो अंदाज़ा लगाया गया था कि हाँ इतने प्रतिशत से हम लोग ग्रो करेंगे, उसको अभी रिसेंटली यहाँ पर कम किया गया आरबीआई के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये काम किया गया तो कोई ना कोई रीज़न दिया होगा, कोई कारण दिया होगा। हाँ, तो जो हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना यह है कि हमारी जो कंट्री है ना वो अभी के समय में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही है।
तो ऐसे ही इन्फ्लेशन रहेगा कुछ टाइम तक, इसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसी चक्कर में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 7% की बजाय 6.8% के आसपास रहने वाला है। 7% का ग्रोथ रेट कब बताया था? आज से कुछ समय पहले बताया था, जिसको अभी कल के समय पर कम कर दिया गया। बात आपको क्लियर हो गई? इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी और इसी के बेसिस पर इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। हुआ ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे में जो हमारा रेपो रेट होता है ना, इसको भी बढ़ा दिया है। रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया, तो 6.25% के आसपास रेपो रेट हो चुका है, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली दो ही चीज़ें थी जो कि आपने कवर करनी थी। ये आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर में आया था, कल मैंने कवर नहीं किया था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ तो आज हो जाएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके यहाँ पे कवर करवाई जाती ही हैं। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो रेपो रेट आ गया, रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो आपसे सवाल बनेगा ना वो यहीं से बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या थी? ग्रोथ रेट को लेकर। तो ग्रोथ रेट को लेकर मैंने बात ऑलरेडी आपको बता दी है। पहले 7% की ग्रोथ रेट थी, अब इन्होंने यहाँ पर इसको कम कर 6.8% कह दिया है कि इतने परसेंट से ग्रो करेगा। रीज़न क्या है? वो है इन्फ्लेशन। बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इस आर्टिकल के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि ये तो हो गया करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को करना क्या होगा? आपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना होगा। स्टैटिक पार्ट क्या हो गया? चलो अब इकोनॉमी की किताब पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग समझेंगे रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, ठीक है ना। वैसे ही वाला जो आर्टिकल है, इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन भी करी हैं। जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया। जीडीपी ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको अभी आर्टिकल के अंदर बता दिया है। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि ये तो मैंने आरबीआई का डेटा बताया। इससे पहले, इससे 2 दिन पहले जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक ने भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी थी। वर्ल्ड बैंक ने बोला साल 2022-23 के अंदर जो भारत है वो 6.9% से ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। अब आते हैं इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको एक कमेटी देखने को मिलेगी जिसका मेजर काम है भारत के अंदर इन्फ्लेशन को देखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम सारा का सारा इस कमेटी का है। तो ये कमेटी कैसे मैनेज करता है, इसको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। आरबीआई का कहना यह है कि देखो, अभी जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो बेसिकली 6% से ऊपर चल रहा है। वैसे महंगाई कितनी होनी चाहिए? तो महंगाई के लिए एक टारगेट सेट किया गया है, आपको पता होगा 4+-2 का। 4+-2 का मतलब यहाँ पर यह है कि कम से कम जो महंगाई है वो 2% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6%। 2 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन है वो इतना रहना चाहिए। बट आज के समय पर जो महंगाई है वो 6% से ऊपर चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले 7% के आसपास चल रही थी, पिछले समय में कुछ थोड़ी सी कम हुई है, बट इतनी इस वाले डेटा के अंदर रहनी चाहिए वो महंगाई। लेकिन आज के समय पर आप कह सकते हो ये 6% को भी वो क्रॉस कर चुकी है, एक लेवल से बाहर जा चुकी है इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई है, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो हमारी जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका मकसद यहाँ पर यह है कि इस इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में ही रखा जाए। लेकिन आरबीआई यहाँ पर देखते हुए ये बोलता है कि अभी के समय पर तो इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है और आने वाले समय में हम लोग कोशिश करते रहेंगे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और इसको वापस से 4% के आसपास लेकर आना थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी वजह से आरबीआई ने जो हमारी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम की है। बात क्लियर हो गई। फिर दूसरा पॉइंट इसी आर्टिकल में ये था कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ना क्या किया, जो रेपो रेट है इसको बढ़ा दिया है 35 बेसिस पॉइंट से। तो अब यहाँ पर आपने समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहली चीज़ होती क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर रेपो रेट को समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही बनाया गया है। आरबीआई के बहुत सारे मेंबर्स आपको इस कमेटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत आप देखोगे ना, तो सेक्शन 45ZB के अंदर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखने को मिलेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। और इस कमेटी को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें क्या करना था, अपने इन्फ्लेशन टारगेट के बीच में रहना था, जो महंगाई है उसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखना था। इस वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको बनाया गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, आज के समय पर जो भी हमारे पॉलिसी रेट्स हैं ना उनको डिटरमाइन करती है, या फिर आप कह सकते हो कि उनको मेंटेन करने का काम करती है। बात क्लियर हो गई। और जो भी डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से निकल कर आता है वो सारी बातें जो बाकी सारे बैंक्स हैं उनको माननी भी पड़ती है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कौन कौन व्यक्ति होते हैं ये भी आपने ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर सवाल बन सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो आरबीआई गवर्नर जो है वो इसके चेयरपर्सन भी होते हैं। दूसरा, यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के साथ साथ यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर के साथ साथ यहाँ पर इस हमारे सेंट्रल बोर्ड के थ्रू
कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एक ऑफिसर आएंगे, ठीक है ना। तो एक तो हो गए हमारे आरबीआई, दूसरे यहाँ पे हो गए हमारे डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे यहाँ पे हो गए एक ऑफिसर बैंक के। तो यहाँ पर एक ऑफिसर हो गए, ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं। तो ये 3 लोग हो गए। अब कहोगे 3 लोग और बचे हैं। हाँ, जो बाकी 3 लोग होंगे ना, जिनकी जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी इकोनॉमी के अंदर, उन 3 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो बाकी 3 लोग हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये हो जाते हैं टोटल 6 लोग। ये 6 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यहाँ पर इनका मेजर काम क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन टारगेट है, उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखना। बात क्लियर हो गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेपो रेट आ गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलआईएफ कॉरिडोर, उसके बाद में मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारे के सारे जो भी यहाँ पर टर्म्स है ना, ये सब आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा, आप ऐसा कह सकते हो। अब मैंने जैसे बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो रेपो रेट है ना, इसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। तो अभी तक हमने रेपो रेट को समझा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे रेपो रेट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इतने आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। होता यहाँ पर यह है कि देखो हमारे पास में हमारे पास में एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक कौन सी है, वो है हमारे पास में आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक तरफ तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ आ जाती है हमारी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आपको पता होगा एचडीएफसी, एसबीआई, जितने भी हमारे बैंक से बच गए वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं आरबीआई के अलावा। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो कमर्शियल बैंक्स को क्या करेगा, लोन देगा। अब सपोज यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स ने क्या लिया, लोन लिया। क्लियर बात हो गई, ठीक है, चलो लोन ले लिया। अब कमर्शियल बैंक करते क्या है, यहाँ से बेसिकली इनके पास में जो भी पैसा होता है ये आगे कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, कस्टमर्स को भी लोन देते हैं और उनसे यहाँ पर ब्याज वगैरह लेते हैं। उन्हीं ब्याज के बेसिस पर कमर्शियल बैंक्स जो है वो यहाँ पर चलते रहते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि देखो इनको भी लोन की आवश्यकता पड़ी, आरबीआई ने लोन दे दिया, कमर्शियल बैंक ने अपना लोन इस्तेमाल कर लिया। अब होता क्या है कि जब इस लोन को चुकाने की बात आएगी, जब ये लोन वापस से आरबीआई को देना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ये लोन है ना, ये तो चुकाएंगे ही, इसके साथ साथ एक इंटरेस्ट रेट यानी कि एक ब्याज भी देना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बात क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आरबीआई ऐसे थोड़ी ना पैसे दे देगा, उसके बदले में यहाँ पर ब्याज ले रहा है, ठीक है ना। तो रेपो रेट जो है ना वो क्या होता है, यही इंटरेस्ट रेट, यही जो ब्याज है ना, इसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आप कहोगे रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा आने वाले समय पर जो लोन्स वगैरह है वो महंगे हो जाएंगे, ईएमआई जो है वो महंगी हो जाएगी। कहोगे ऐसे कैसे, तो अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, यानी कि रेपो रेट यानी कि जो इंटरेस्ट आरबीआई ले रहा है ना, इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो आरबीआई अब थोड़ा ज़्यादा ब्याज मांग रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले कंपैरिजन में जब ज़्यादा ब्याज मांग रहा है तो एक कमर्शियल बैंक ब्याज लाएंगे कहाँ से, अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे। ये क्या करेंगे, जो ये लोन दे रहे हैं ना, उस लोन के ऊपर ब्याज बढ़ा देंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी तो लोन दे रहा है ना, उससे ब्याज कम आ रहा है। तो ये जो लोन देगा ये क्या करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा कि सर अब हम आप यानी कस्टमर से ये ब्याज ज़्यादा लेगा। अब कस्टमर से ज़्यादा ब्याज लेगा तो मार्केट में जो लोन है ना, ईएमआईज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। बात क्लियर हो गई। इससे यहाँ पर लोन लोग कम लेंगे, और लोन लोग कम लेंगे तो लोगों के पास में पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो यानी कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो हमारे जो रेपो रेट होता है ना, इसका मकसद एक तरीके से ये भी होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। बात क्लियर हो गई। तो अब कभी भूलोगे तो नहीं, रेपो रेट क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा रिवर्स रेपो रेट को ही पढ़ लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, इसी का भाई है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट यानी कि ट्रिपल आर। अब इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स मतलब अब कमर्शियल बैंक के पास में पैसा ज़्यादा है, इनके बैंक के पास में पैसा ढेर सारा रखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि पैसे को उठाकर आरबीआई के अंदर जमा कर दिया। आरबीआई ने पैसा जमा कर लिया। अब वो जब आरबीआई है ना, जब इस पैसे को लौटाएगा कमर्शियल बैंक्स को, तो एक ब्याज देगा, तो वो जो इंटरेस्ट देगा ना, इसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब इसी को उल्टा कर दिया गया। रेपो रेट के अंदर जो इंटरेस्ट आरबीआई ले रहा है ये बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट बढ़ गया।
है ना। और ये क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बाकी रिवर्स रेपो रेट के अंदर मैंने आपको बता दिया आरबीआई इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना, और ये इंटरेस्ट देगा, इसी इंटरेस्ट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मामला यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पैसे को एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे लिक्विड एब्जॉर्प्शन हम लोग इसको बोलते हैं। पैसे को एब्जॉर्ब करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो ये कल समझाना था, वैसे कल समझा नहीं पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज यहाँ पर कवर करवा दिया। अब आप पूछोगे सवाल बन जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बन जाते हैं। मेंस के अंदर बन सकता है आपसे, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर में, और साथ ही साथ में प्रीलिम्स में भी बन सकता है। प्रीलिम्स का मैं एक सवाल आपको दिखाता हूँ। एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी 2015 में। सवाल क्या था, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू। नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं। और फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 2, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अगर आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो वैसे मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बैंक रेट भी है और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, मतलब 1 एंड 2 होना चाहिए, ना ही पब्लिक डेट है ना ही पब्लिक रेवेन्यू है। तो 1 एंड 2 है क्या ऑप्शन के अंदर? हाँ है। तो सी इसका जो है ना वो सही उत्तर हो जाएगा। तो कहोगे आपने पढ़ाया तो नहीं है, पढ़ाया नहीं है। अभी यहाँ पर देखो यही पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया था ना, तो उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो बताया था, यहाँ पे रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, एलएएफ, ठीक है, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपने डिटेल से पढ़ा है, वो भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट, इसका ही एक कंपोनेंट देखने को मिलता है। तो इसमें ही यहाँ पर बैंक रेट भी आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर आप देखोगे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन यार अगले आर्टिकल पर से बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो और करवाना भी है। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे यार सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उसके बाद में आपसे मैंने पूछा मैप का क्वेश्चन, तो उनको अच्छे से मैप में देखा करो फिर, और उनके आंसर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से दिया करो, वो आपको हेल्प करेगा। तो आपने अभी यहाँ पर अपना आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल के साथ साथ अपने इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो भी कवर कर लिया है अपने स्टैटिक पार्ट का। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है राज्यसभा के बारे में, मतलब राज्यसभा ने क्या किया, अभी जो वाइल्ड लाइफ बिल है ना इसको क्लियर कर दिया है। वाइल्ड लाइफ बिल आपको पता होगा, यानी कि हम लोग जंगल के जानवरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर हमारे पास में पूरा एक बिल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। तो हुआ ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा के अंदर पास करवाने के लिए दिया गया था और राज्यसभा ने इसको कल के दिन पास कर दिया। अब इस बिल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो जानवर हैं उनको ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर राज्यसभा के अंदर बोला कि देखो इस बिल के माध्यम से हम करेंगे क्या, जो एलिफेंट्स हैं इनको और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाएगी। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये एक्ट है ना, ये जानवरों के प्रोटेक्शन को लेकर काम करता है, तो उनको यहाँ पर हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी इस बिल के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन इस पूरे आर्टिकल में नहीं डिस्कस करे गए हैं। मैं आपको चाहे आर्टिकल दिखा देता हूँ, ये नन्ना सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। इसमें कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप एग्जाम में लिख सको, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए सवाल डेफिनेटली आ सकता है। तो आपको इस बिल के बारे में पूरी कहानी पता होनी चाहिए। चलो पूरी कहानी ऑब्वियसली इंटरनेट पर अवेलेबल है, गूगल पर आप सर्च करोगे, काफ़ी सारी जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से इकट्ठी करके आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, वहाँ से पास हो गया, हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बिल है ना, इसके अंदर जो चेंजेस करे गए हैं इसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ये जो बिल है ना, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो हमारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं, कुछ ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या कुछ ऐसी जानवरों की प्रजातियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है, लगातार ख़त्म हो रही हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा करने का काम करेगा। साथ ही साथ में जो बहुत सारे जानवर हैं जिनका इलीगल तरीके से व्यापार होता है, उसको भी यहाँ पे रोकने का काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति तब भी इलीगल व्यापार कर रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पर एक पनिशमेंट दी जा सकती है उसको। ऐसा यहाँ पर काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट का देखने को मिलता है,
तो आज के आर्टिकल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे, साइट्स के बारे में बात करेंगे। तो अमेंडमेंट जो बिल है यानी 2022 यानी अभी इस साल की बात करें, इसी साल ये बिल पास हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो अमेंडमेंट है ये लग गया। अमेंडमेंट मतलब यानी कि हमने पुराने वाले बिल के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए हैं। हालांकि ये जो बिल है हमारे पास में ये बहुत पुराना बिल है। कब का बिल है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 का ये बिल है। तो हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, संशोधन कर दिया, तो इसी वजह से यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट बिल, जब हम लोग चेंजेस कर देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल दिसंबर 2021 में, वहाँ से पास हो गया। अब राज्यसभा में भी यहाँ पर ये पास हो चुका है। अब ये जो बिल है ना, हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, इसी को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर चेंज करा है, मतलब पुराने वाले एक्ट को हमने चेंज करके एक नया बिल पास किया है। क्योंकि पुराना जो है ना वो एक्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, बिल अब ये पास हो चुका है तो ये भी एक्ट बन जाएगा। तो पुराना वाला भी हमारे पास में एक एक्ट था, कानून था, उसी के अंदर कुछ बदलाव करे गए। अब यहाँ पर जो एक्ट है इसका काम क्या है? जो भी जंगली जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स हैं, तो इन्हीं को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। साथ ही साथ में साइट्स को साथ में लेकर चलता है। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसको साथ में लेकर चलता है। साइट्स के बारे में अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये भी बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा कन्वेंशन है जिसको अलग अलग देशों ने मिलकर साइन किया था। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी जानवर बहुत ज़्यादा खतरे में है, इनका जो इलीगल व्यापार है उसको हम लोग पूरी तरह से रोक दें। ठीक है ना? तो इस बिल के अंदर क्या क्या बोला गया, आओ इसको डिस्कस करते हैं। इस बिल के अंदर बोला गया कि ये जो अमेंडमेंट वाला हमारा पूरा एक्ट रहने वाला है ना, इसके अंदर क्या होगा, साइट्स को भी हम लोग साथ में लागू करेंगे। और साइट्स मैंने आपको बताया क्या है, तो साइट्स को यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है ना, तो साइट्स का काम ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है काफ़ी सारे जानवरों का या फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स का जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं, और अगर उनका व्यापार होता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रजातियाँ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए साइट्स काम करता है। तो इस बिल के अंदर मांग ये की गई है कि साइट्स वाले जो प्रोविजंस हैं हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको भी यहाँ पर हम लोग इस बिल के तहत ही लागू करेंगे, ताकि किसी भी जानवर या किसी भी पेड़ पौधे की जो प्रजाति है जो खतरे में है उसके व्यापार को हम रोक कर उसकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जैसे आज के समय पर जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो एक्ट आपको देखने को मिलेगा ना, उसके अंदर ढेर सारे शेड्यूल्स हैं। जैसे यहाँ पर एक शेड्यूल दिया गया है प्लांट्स को बचाने के लिए, 4 शेड्यूल दिए गए एनिमल्स को बचाने के लिए, एक शेड्यूल वर्मिन स्पीशीज़ के लिए दिया गया है। वर्मिन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जो कि ऐसी जानवरों की प्रजातियां जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जो फसलों को डैमेज कर देती हैं, फसल वगैरह ख़राब कर देती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं, जैसे चूहा हो गया, जंगली सूअर हो गया, वो सब हमारी वर्मिन स्पीशीज़ के अंदर में आती हैं। तो ये जो पुराना वाला एक्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पुराने वाले एक्ट के अंदर बहुत सारे शेड्यूल हुआ करते थे। प्लांट्स को लेकर एक शेड्यूल हो गया, 4 जानवरों को लेकर, 4 एनिमल्स को लेकर हो गया, और एक जो हो गया वर्मिन स्पीशी को लेकर हो गया। तो 4 5 6 शेड्यूल्स के आसपास यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो नया वाला बिल है ना, इसने क्या किया, इन 6 शेड्यूल्स को अब रिड्यूस कर दिया है। अब 6 शेड्यूल नहीं रहेंगे, अब कम रहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनिमल्स के लिए, पहले 4 शेड्यूल थे, अब इसको केवल और केवल 2 शेड्यूल के अंदर रखा गया है कि अब एनिमल्स के लिए केवल 2 शेड्यूल रहने वाले हैं। और उसमें से एक शेड्यूल रहेगा जो कि जानवरों को बहुत ज़्यादा हायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। 4 शेड्यूल आपने सुना होगा ना, शेड्यूल 1 के अंदर है, शेड्यूल 2 के अंदर है, शेड्यूल 3 के अंदर है, शेड्यूल 4 के अंदर है, वो ख़त्म। अब यहाँ पर इसको हटाकर केवल और केवल इसके अंदर 2 शेड्यूल रहेंगे जो कि जानवरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। एक शेड्यूल ऐसा होगा जो कि बहुत हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। मान लो कोई जानवर बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है ना, तो उसको यहाँ पर शेड्यूल 1 के अंदर रख दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? और इसमें जो वर्मिन स्पीशी वाला शेड्यूल था पहले वाले एक्ट में, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। मैंने आपको बताया ऐसे भी जानवर हैं जो कि बहुत खतरनाक है, बीमारी फैलाते हैं, उसको लेकर यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया गया था। तो ये वाला शेड्यूल हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में इसमें एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया गया है, और वो शेड्यूल किसके लिए? कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे पेड़ पौधों के लिए जो कि यहाँ पर साइट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है ना। साइट्स क्या अभी हमने समझा, तो इसके अंदर जो मेंशन है उनके लिए भी यहाँ पर एक लिस्ट बना दी गई है। तो ये बात आपको समझ में आया, ये एक चेंज किया गया है। दूसरा यहाँ पर इस नए वाले बिल के अंदर काम किया गया है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को लेकर। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये कोई जानवर भी हो सकता है या फिर ये कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, जो कि किसी मतलब इंडिया का तो नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर ग्रो हो चुका है, जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारे जानवरों के लिए और बाकी सारे पेड़ पौधों के लिए, परेशानी बनता जा रहा है।
तो इसी को यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा इस बिल के अंदर। इस बिल के अंदर बोला गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि इस प्रकार की जो भी कोई प्रजाति होगी ना, तो इसको अगर इम्पोर्ट हो रहा है, इसका कोई व्यापार हो रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है ताकि इस एलियन स्पीशी को बढ़ने से रोका जा सके। तो इंडिया की वो स्पीशी है नहीं, लेकिन अगर वो तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, वो आपको इस बिल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में बात की जाती है सेंचुरीज़ की। जैसे आप देखोगे हमारे पास में अलग अलग सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखने को मिलती हैं, तो इसका जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाएगा वो भी इस बिल के अंदर मेंशन किया गया। इन सेंचुरीज़ के लिए एक आदमी, एक गार्ड रखा जाएगा, एक वार्डन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हर एक सेंचुरी को हर एक राज्य में मेंटेन करेगा। ठीक है ना, तो मतलब राज्यों में क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करेगी। वो वार्डन क्या करेगा, जितने भी हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी राज्यों के अंदर, उनको यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। उनका जो भी मैनेजमेंट होगा वो सारा काम यहाँ पर उस वार्डन के पास में रहने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। फिर आता है ये बात कंजर्वेटिव रिजर्व्स की। इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर सकती है, वो अगर मान लो एक राज्य के अंदर नेशनल पार्क है या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के एरिया को वो कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर सकती है, ताकि वहाँ पे हम लोग एक जो जानवर और जो खासकर वहाँ पे प्लांट्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके। तो उसके आसपास के एरिया को बेसिकली यहाँ पर कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, एक सुरक्षित एरिया यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है, जहाँ पर एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात की जाएगी। तो ये जो बिल है ना, ये पावर देता है किसको, अभी तक इस एक्ट के तहत जो पावर थी वो राज्य सरकारों के पास में थी कि हाँ वो नेशनल पार्क और साथ ही साथ में सेंचुरीज़ के डिक्लेयर कर सकती हैं, है ना, इनके आसपास के एरिया को कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर सकती हैं। लेकिन अब इस बिल के तहत जो पावर है वो राज्य सरकार के साथ साथ हमारे केंद्र सरकार के पास में आ गई है। केंद्र सरकार भी यहाँ पर एक कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई कर सकती है, तो केंद्र सरकार के पास में पावर दे दी गई इस बिल के तहत। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस आप देखोगे ये नए वाले बिल के अंदर मेंशन किए गए हैं। अब थोड़ा सा साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बिल है ना, ये अमेंडमेंट जो हुआ है वो कहता है कि हम लोग साइट्स को साथ में लेकर चलेंगे। तो साइट्स क्या है, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी थी, एक बार और बता देता हूँ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो भी हमारे जंगली जानवर हैं, जंगली पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, उनका जो इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है उसको रोकने का काम करता है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है ना। वो जो इलीगल व्यापार होता है बेसिकली उसको तो ये पूरी तरह से बैन कर देता है, या फिर कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत खतरे में हैं उनके व्यापार को भी ये बैन कर देता है, साइट्स। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साइट्स के बारे में आपने यहाँ पर समझ लिया है। उसके बाद में इस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो देखो साइट ना हमारे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन के मामले में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट रहा। लगभग 184 जो मेंबर पार्टीज़ हैं, 184 मेंबर पार्टीज़ ने मिलकर इसको तैयार किया हुआ है, और इसमें यहाँ पर ट्रेड को, जो व्यापार है वो रेगुलेट किया जाता है। आज के समय पर 38,000 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं ना, वो यहाँ पर इस साइट्स के तहत रेगुलेट की जाती हैं, वो देखी जाती हैं ताकि उनको कोई खतरा ना पहुँचे। साइट्स के अंदर अपने आप में ही 4 अपेंडिक्स देखने को मिलती हैं, 4 लिस्ट यहाँ पर इसकी बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग जानवर और हम लोग 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, 4 नहीं 3, 4 तो उसमें देखने को मिलती थी जो कि हटा दी गई हैं, अब 2 हो गई हैं, वो दूसरा टॉपिक था। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस साइट्स के अंदर 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, और इन तीनों लिस्टों के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो ये जानवर हैं, उसके बाद में प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, इसको हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंडर लेकर आते हैं। जैसे अपेंडिक्स 1 की बात करें तो अपेंडिक्स 1 के अंदर दुनिया के जो सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जैसे टाइगर्स, गोरिल्ला, इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इनका व्यापार आप नहीं कर सकते। अपेंडिक्स 2 के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी जैसे कोरल वगैरह है, जो कि यहाँ पर अभी मतलब ख़त्म तो नहीं हुई हैं लेकिन यहाँ पर खतरे में है। फिर उसके बाद में अपेंडिक्स 3 वाली जो है ना, यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज़ को रखा जाता है जिनका जो व्यापार है किसी एक देश के अंदर रेगुलेटेड है, किसी एक देश के अंदर यहाँ पर कंट्रोल किया गया उस व्यापार को, तो उसमें यहाँ पर उसको अपेंडिक्स 3 में रखा गया है। तो कहने का मतलब है साइट्स जो है ना वो अपनी 3 अपेंडिक्स वाली लिस्ट को तैयार करके चलता है, और इस साइट्स को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है हमारा नया वाला बिल। बात क्लियर हो गई। तो इस बिल के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, राज्यसभा ने अभी इस पर्टिकुलर बिल को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो जीएम मस्टर्ड के बारे में डिस्कशन करता है। देखो हमने पहले काफ़ी बार पढ़ रखा है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड के बारे में, आपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा है ना, वैसे यहाँ पर यह है। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होता है। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या किया गया, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वाली जो क्रॉप है वो डेवलप करी गई।
जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है कि मान लो एक फसल है, उसके जो जीन होते हैं, जैसे जीन क्या होता है, डीएनए, आरएनए, ये सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जो हमारी फसल है उसके जीन के अंदर कुछ चेंजेस कर देना, कुछ बदलाव कर देना। बदलाव इसलिए करना ताकि वो जो फसल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए, है ना, उसमें कीड़े वगैरह ना लगें, या फिर आप कह सकते हो कि कीड़े लगने के साथ साथ वो जो फसल है उसको कम पानी में हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएँ। इसकी वजह से क्या करते हैं हम, उसके जो जीन होते हैं उसके अंदर बदलाव कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, ये रिसेंटली मस्टर्ड के अंदर किया गया, और एक नई प्रकार की जो सरसों है वो हम लोग को मिली थी, जिसका नाम है DMH11। DMH11 का मतलब है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो ये मस्टर्ड हम लोग को यहाँ पर मिला था। तो हुआ क्या, आप कहोगे हाँ सर याद आ गया, हमने पढ़ा था डिटेल से। हाँ हाँ पढ़ा था, इसको अप्रूवल दिया था किसने, GEAC ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये एक बॉडी है जो कि यहाँ पर इस प्रकार की फसलों को अप्रूवल देने का काम करती है। इसने अप्रूवल दिया और कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया, यानी इस सरसों को आप लगाकर इसको बेचकर इससे पैसा कमा सकते हो। ऐसा कमर्शियल कल्टीवेशन आज से पहले भारत के अंदर केवल और केवल जो BT कॉटन है ना, इसी प्रकार की जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप को ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है वो मिली हुई है। इससे पहले कोई ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप देखने को मिलेगा ही नहीं जिसको आप कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, केवल और केवल BT कॉटन के अलावा। अब ये BT कॉटन के अलावा दूसरा क्रॉप ये आ चुका है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन मस्टर्ड, सरसों आ चुका है। अब देखो बात ये आती है कि ये न्यूज़ में क्यों आया। न्यूज़ में इसलिए आया है कि इसको लेकर रिसर्च चल रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि जैसे ही इसको अप्रूवल दिया गया इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठे कि सही रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे पास में वैसी सरसों की कई सारी प्रजातियां हैं, तो इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, कहीं ये खतरनाक ना बन जाए, इंसान को मार ना लेने लगे इसके जीन के अंदर अगर हम लोग बदलाव कर दें तो इसको लेकर बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर बोला जाता है इसकी सारी की सारी टेस्टिंग हो चुकी है सर, अब ये बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकता है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई भी जहरीलापन नहीं है, कोई भी एलर्जी नहीं क्रिएट करेगा। आराम से यहाँ पर आप इसको ग्रो कर सकते हो, और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कम पानी में ग्रो कर सकेंगे। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिलने वाली है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो ट्रायल हुआ है ना, इस ट्रायल ने ये दिखाया कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन वाला जो मस्टर्ड है ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो हुआ है एज़ कम्पेयर टू द अदर मस्टर्ड्स। जो बाकी सारे सरसों हैं उनसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और उनसे ज़्यादा हाई तरीके से यहाँ पर एक ग्रो करता हुआ नज़र आया है, ऐसा खुद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने हमारा मेंशन किया है। ठीक है ना। तो ट्रायल हुआ, ट्रायल में क्या निकला फल, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब इसमें अलग से कुछ ऐसी पढ़ने वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं, फिर भी चलो मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स बता देता हूँ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देखो इंडिया, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, ये जो मैंने 5 देशों के नाम लिए हैं, ये क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 5 देश आज के समय पर दुनिया में जेनेटिक मॉडिफिकेशन ग्रोइंग कंट्रीज़ के अंदर टॉप 5 पर आते हैं। बात क्लियर हो गई। मतलब सबसे ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रकार की जो फसलें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर बदलाव कर देना वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। वो चाहे वो कोई प्लांट हो गया, चाहे वो कोई जानवर हो गया, वो बेसिकली यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन भारत के अंदर कैसे रेगुलेट किया जाता है, भारत के अंदर क्या कानून वगैरह है, इसको लेकर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक बॉडी आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के अंडर में सारा काम करता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर इसी मिनिस्ट्री के अंदर में एक और बॉडी आती है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इस बॉडी का काम है कि जितना भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेकर काम हुआ है, ये जो फसल तैयार की गई है, इसकी एक्टिविटीज़ है, इसका इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, खरीदना, बेचना, जितना भी काम है वो सारा काम यहाँ पर ये GEAC वाली बॉडी ही देखती है। बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब इससे पहले क्या कोई इस प्रकार का फसल हमारे पास में है? हाँ है, बिल्कुल, BT कॉटन है। BT कॉटन के बाद ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो मस्टर्ड है, ये सेकंड क्रॉप ऐसा देखने को मिलेगा जिसको हम कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं। कमर्शियली कल्टीवेट का मतलब इसको मतलब ग्रो कर इसको बेचकर इससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे सवाल बन सकता है कि ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है इसको लेकर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ बहुत सारी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ जीन के अंदर बदलाव करके इसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। इसके लिए हमें इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, ये इसका एक बेनिफिट है। आज के समय पर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो हम ऐसी फसल बना सकते हैं जो कि गर्मी को झेल सके, है ना। या फिर ऐसी फसल बना सकते हैं जिसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा भरकर हो,
छोटे से प्लॉट में हमने लगाया लेकिन उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकले, इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी बनेगी, सभी लोगों तक खाना पहुंचेगा सस्ते दाम में। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अपने आप में ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं ढेर सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम जैसे कि आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। मतलब कि आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए किया ताकि हमारे पास में भरपूर मात्रा में फसल निकल कर आए, लेकिन ऐसा भी तो हो जाता है ना कि वो फसल चलो आपको मिल गई लेकिन उसके अंदर उतना न्यूट्रिशन ना हो, उतना पोषण ना हो जितना पोषण थोड़े से फसल में मिल रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग। दूसरी प्रॉब्लम है लॉस ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी। आप क्या कर रहे हो कि इनके जीन के अंदर बदलाव कर करके ये करोगे कि जो आपकी खुद के पास में जो नेचुरली वैरायटी जो आपको मिली हुई है ना, उसको यहाँ पर आप खो दोगे, एक आर्टिफिशियल वैरायटी आपके पास में रहेगी। ठीक है ना। तो यानी कि जो इंडिजिनियस वैरायटी जो आपकी खुद की नेचुरल वैरायटी आपके पास में है वो यहाँ पर खो सकती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और कंसर्न देखने को मिल जाएंगे, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल तरीका देखने को मिलेगा। इससे जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है ना, जो या फिर जो हमारा जो नेचर के अगेंस्ट में जो ये चीज़ें हैं वो जाती हुई नज़र आती हैं इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले सिस्टम के अंदर में। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो बात करता है बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस इन आरएस, यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ। आपको पता होगा आज के समय पर जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की तो ढेर सारा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ढेर सारा पॉल्यूशन हो रहा है, कोयला वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं आने वाले समय पर, जितना भी यहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी जगह पर हम लोग एक नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। इस वजह से ये बिल की रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरत है एक अमेंडमेंट बिल लाने की, ताकि हम लोग चाहते यह है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसको आप लोग एज अ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो ना, वैसी एनर्जी के लिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हो क्या रहा है, फ़र्क यह है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको जब बना रहे हो तो उसमें बहुत सारा पोल्यूशन लग रहा है, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है बेसिकली कोयले को जलाकर। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में जब आप बिना पोल्यूशन करे बेसिकली यहाँ पर इसको बनाते हो तो कहीं ना कहीं एक रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में भी आता है ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, एक रिन्यूएबल तरीके से इसको जनरेट करा गया और इसको हम लोग फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एनर्जी की तरह। आगे इसका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और भी ढेर सारी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के समय पर जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका कंजम्पशन कम करके हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए एक बिल का रिक्वायरमेंट है और वो हम लोग करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये मांग की गई है अभी कि यहाँ पर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की है। अमेंडमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, ताकि कार्बन एमिशन कम कर सकें और हम लोग ग्रीन हाउस कह रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। इसको लेकर चेंज करने की बात की जा रही है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब चलते हैं पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो बेसिकली आज इलेक्शन से रिलेटेड ढेर सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, वो इलेक्शन वाली न्यूज़ आपको नहीं कवर करनी है, ठीक है ना, तो वो आपके काम की बिल्कुल है नहीं। एडिटोरियल पर आएंगे तो दो काम के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये है द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। फिर उसका दूसरा एडिटोरियल है व्हाट विल इंडिया ऑफर ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। तो दो पर्टिकुलर एडिटोरियल हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कम शब्दों में लिखना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर इंडिया। रिसेंटली मैंने आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में एक पर्टिकुलर एडिटोरियल डिस्कस किया था, जहाँ पे बहुत डिटेल से आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंपॉर्टेंस बताया था, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो भारत के लिए जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका जो महत्व है वो क्या है और उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करो। 150 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। लगभग वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने होंगे। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे सामने वाले को भी और आपको भी। आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, है ना। जो आपने यहाँ पर लिखे नहीं होंगे आपको वाले पॉइंट भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आप सामने वाले की अगर कोई मिस्टेक होती है उनके आंसर राइटिंग में तो उस चीज़ के बारे में उनको बता सकते हो।
तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कोऑपरेटिव वे में पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है। नाउ आर्टिकल बात करता है सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस के बारे में। आर्टिकल क्यों आया है? इसलिए आया क्योंकि साल 2022 के अंदर जो ये रेमिटेंसेस है ना, इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2022 के अंदर पहली बार हमारे देश का रेमिटेंस $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो पहला सवाल तो यही है कि सर रेमिटेंस होता क्या है, क्योंकि रेमिटेंस नहीं समझ में आया तो पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। रेमिटेंस जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि देखो आज के समय पर भारत से ढेर सारे लोग विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए। भारत की ढेर सारी जनसंख्या आज के समय पर जीसीसी के अंदर काम कर रही है, यानी कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देखने को मिलेगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे ओमान है, कतर है, कुवैत है, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंडर में आती हैं। तो इन देशों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं काम करने के लिए। और आज के समय में इन देशों के अलावा यूएस, यूके यानी कि अमेरिका और यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रिटेन, यहाँ पे भी ढेर सारे लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है ना? ठीक है, तो आप कहोगे काम करने गए तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अब जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे अर्निंग करते हैं, फिर ठीक है, आप कहोगे हाँ अर्निंग तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाया। अब पैसा कमाने के बाद में होता क्या है कि वो पैसा हमारे कंट्री में भी भेजते हैं, और वो जो कंट्री में पैसा आता है ना, उसी को रेमिटेंस बोला जाता है। तो इस बार का जो रेमिटेंस का रिकॉर्ड है ना, वो हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार $100 बिलियन का रेमिटेंस आया। $100 बिलियन से ज़्यादा बाहर से लोगों ने पैसा कमा कर अपने परिवारों को या फिर अपने जो भी लोग यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं उनको भेजा है। तो इंडिया में इतना सारा पैसा आया है, उसके बारे में बात की गई है। इसी को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? रेमिटेंस के बारे में समझ में आया? अब चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग इसके बारे में। इस पूरे आर्टिकल के जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे। इसको डायरेक्टली आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। जब बात आती है रेमिटेंसेस की, तो 2022 के अंदर ये जो रेमिटेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है काफ़ी तेज़ी से। $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। जब मैंने आपको बताया 2021 में ये रेमिटेंस था $89.4 बिलियन का, यानी पिछले साल बाहर से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन्होंने लगभग $89.4 बिलियन के आसपास पैसा हमारे देश के अंदर भेजा था। बट अब की बार यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा मतलब अमाउंट बन चुका है। अब की बार एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 12% से इंक्रीज़ होकर ये $100 बिलियन तक का अमाउंट पहुँच चुका है। और इस बार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है? सबसे ज़्यादा पैसा आया है अमेरिका से, फिर उसके बाद में यहाँ पर यूके से, फिर उसके बाद में ईस्ट एशियन कंट्री से, यानी सऊदी अरेबिया, उसके बाद में बहरीन, उसके बाद यहाँ पे यूएई, कुवैत। पहले इन कंट्रीज से बहुत पैसा आया करता था, बट अब की बार ज़्यादा पैसा अमेरिका, यूके, ईस्ट एशिया की साइड से कमाकर भेजा गया है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रेमिटेंस की। तो रेमिटेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रेमिटेंस बेसिकली एक नॉन कमर्शियल ट्रांसफ़र है पैसों का, जो कि बाहर के लोग यानी इंडिया से जब बाहर गए वो लोग कमाकर अपने घर वापस से भेज रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो बेसिकली यहाँ पर रेमिटेंस कहलाता है। रेमिटेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आता है सबसे पहला चीज़ है वो है फॉरेन करेंसी। देखो रेमिटेंस बेसिकली यहाँ पर विदेशी मुद्रा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कंट्री ने अर्न किया है। इससे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मतलब आप कह सकते हो बराबर होता है, यानी जो पैसा हमने खर्च किया है अलग अलग जगह पर, वो पैसा आप कह सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, महत्व देखने को मिलेगा। दूसरा है हाउस होल्ड इनकम। जो रेमिटेंसेस है ना, ये बेसिकली लोगों के घरों की इनकम है। लोगों के घरों के इनकम का हिस्सा है। ज़्यादातर बहुत सारे गांव से लोग यहाँ पर जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो उनके घरों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जो पैसा है वो बेसिकली आता है, या आप ऐसा कह सकते हो, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। बाकी कंज्यूमर स्पेंडिंग, इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो रेमिटेंस है लोगों के घरों में आया है ना, बाहर से जब लोगों ने कमा के भेजा अपने घरों पर भेजा, तो लोगों के पास में पैसा आया। अब आने के बाद में क्या करेंगे, वो उस पैसे को खर्च करेंगे। तो वो पैसा जो खर्च होगा वो हमारी इकोनॉमी में खर्च होगा। पैसा वो बाहर से कमा के आया गया है और हमारी इकोनॉमी के अंदर वो खर्च किया जा रहा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में खर्च हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमी को यहाँ पर एक बूस्टअप मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी एक बेनिफिट देखने को मिलता है इन रेमिटेंसेस का। बाकी इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस को लेकर क्या है सिचुएशन, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो जो अमेरिका है ना, अमेरिका एक सबसे बड़ा सोर्स है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत के अंदर आते हैं। अमेरिका के बाद आपको गल्फ कंट्रीज देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब पहले क्या हुआ करता था, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया करता था। केरला के बाद तमिलनाडु, देन कर्नाटका के अंदर आया करता था। बट इस बार इन राज्यों के अंदर रेमिटेंस थोड़ा सा कम आया है। इस बार महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र ने केरला को पछाड़कर टॉप रिसिपिएंट वाली जो पोजीशन है इसको होल्ड कर ली है।
अब उसके बाद में बात आती है ग्लोबल रेमिटेंस प्रोडिक्शन की। देखो वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो ये रेमिटेंस का फ्लो है ना वो ढेर सारा यहाँ पर होने वाला है, और इस बार आप देखोगे तो लगभग साल 2022 के अंदर ये रेमिटेंस 163 बिलियन डॉलर्स तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। साउथ एशिया के अंदर इतना सारा पैसा आएगा, बेसिकली साउथ एशिया की बात की जा रही थी, कुछ इस प्रकार से प्रेडिक्शन था। और साउथ एशिया के अंदर आपको पता होगा इंडिया, नेपाल, ये सारे देश आ गए। इसमें इंडिया और नेपाल ये दोनों टॉप पर हैं रेमिटेंस के मामले में। इन दोनों ही देशों के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है। हालांकि नेपाल से भारत थोड़ा सा आगे है। इंडिया के अंदर 12% का गेन देखने को मिला, नेपाल के अंदर 4% का गेन देखने को मिला। लेकिन दोनों ही देशों के अंदर रेमिटेंस के मामले में आप देखोगे ना, पूरे साउथ एशिया में ये दोनों ही देश बहुत ज़्यादा आगे हैं। सवाल ये उठता है कि सर पिछले साल आपने बोला 89 के आसपास, 89 बिलियन डॉलर्स के आसपास रेमिटेंस था, इस बार 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास, एकदम से इतना बड़ा जंप एक साल के अंदर अंदर ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे क्या कारण थे, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कारण हायर इनकम। हुआ क्या है, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर आप देखोगे ना तो बहुत से लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पे लेबर का काम करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ ये देखने को मिली है, US UK के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पहुँचे हैं जिनको एक अच्छी नौकरी मिली है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर है और उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहला रीज़न यही है कि लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा रही है, उनके हायर एजुकेशन की वजह से उनका जो हायर इनकम है वो रहा, जिसके चक्कर में ज़्यादा पैसा उन्होंने यहाँ पर कंट्री के अंदर भेजा और इसी चक्कर में जो हमारा रेमिटेंस फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ गया। नेचर ऑफ जॉब देखोगे तो एक समय पर यहाँ पर जो जॉब्स हैं, आप देखो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल जॉब करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अभी के समय पर आप देखोगे ना, मैंने बोला इस बार रेमिटेंस US UK से ज़्यादा आया है, तो आप देखोगे यहाँ पर हाई स्किल्ड जॉब सबसे ज़्यादा है। तो हाई स्किल्ड जॉब के अंदर इनकम बहुत ज़्यादा है। जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जॉब्स हैं वो ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब है नहीं, लेकिन यहाँ पे US UK में हाई स्किल्ड जॉब लोगों ने ले रखी हैं, जिसके बेसिस पर ये इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, जिसकी वजह से ढेर सारा पैसा यहाँ पर ये लोग हमारे कंट्री के अंदर भेज पा रहे हैं। बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अभी कोरोना के समय पर इन्होंने लगातार काम किया, लगातार काम करते रहे और इनकी जो जॉब है बेसिकली हाई स्किल्स वाली जॉब थी, लेकिन कोरोना के समय पर इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा था, आपको पता होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन्स वगैरह हैं या फिर इकोनॉमी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इतना अच्छा कंपनी खुद अर्न नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा था। लॉकडाउन का जब असर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, कोविड चला जाता है, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इकोनॉमीज़ रिवाइव करती हैं, तो उसके बेसिस पर हमने देखा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार लोगों की जो इनकम्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ भी हुई है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि जो रेमिटेंस है वो भी यहाँ पर हमारा बढ़ता हुआ नजर आया है। बाकी इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया गया कि आगे क्या होगा। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो रेमिटेंस जो फ्लो है इंडिया के अंदर में वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रिडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय पर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इन्फ्लेशन से, इकोनॉमिक स्लोडाउन से फेस कर रही हैं। इनफैक्ट US के अंदर भी आपको महंगाई, इकोनॉमिक स्लोडाउन ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक प्रिडिक्शन ये लगाई जाती है कि आने वाले समय में ये रेमिटेंस अगले साल जो है ना वो कम हो सकता है। भले इस बार 100 बिलियन डॉलर्स का पहुँच गया हो, आने वाले समय पर कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पर एक प्रिडिक्शन है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो चुकी है, क्या होता है रेमिटेंस और कैसे यहाँ पर ग्रो किया, रीज़न क्या थे और बाकी सारी चीज़ें क्या थी। आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है व्हाट विल इंडिया ऑफर ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20। आपको पता होगा कि 1 दिसंबर से जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में आ चुकी है। तो भारत यहाँ पर इस प्रेसिडेंसी में क्या क्या ऑफ़र करने वाला है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो 1 दिसंबर से क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इस बार भारत के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। G20 के अंदर लगभग 20 कंट्रीज़ हैं। तो आप कहोगे गलत बता रहे हो, हाँ सही बता रहे हो, आप लोग सही सोच रहे हो। 19 कंट्रीज़ हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन ये सब मिलाकर बनता है G20। तो G20 के अंदर कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US और साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन। ये यहाँ पर आपको 20 नेशंस देखने को मिल जाते हैं G20 के अंदर में। अब जो G20 मंच है, अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो इस G20 फोरम को बनाया गया था 1999 में,
जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और साथ ही साथ में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं 7 देशों के। कौन कौन से 7 देश? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। इन 7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने मिलकर इस G20 के मंच को बनाया था 1999 में। और ये जो मंच है इसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग भी होती है। और आप देखोगे ना, लगभग ये जो मंच को बनाने की तैयारी है ये 1997 और 1998 में स्टार्ट हो गई थी। ये कंट्रीज़ आपस में आ गई थी क्योंकि 1997 1998 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोगों ने यहाँ पर फेस किया था, जिसके बेसिस पर इन कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर इस G20 फोरम जैसे चीज़ को बनाने के ऊपर फोकस किया और फिर G20 फोरम को बनाया भी। और आज के समय पर जो ये फोरम है ये क्या बात करता है? ये बेसिकली हमारे दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करता है। उसके बाद व्यापार को लेकर चर्चा करता है, क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ये G20 कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी सारा डिस्कशन करती हैं। अब इंडिया के पास में इस बार की प्रेसिडेंसीशिप आई है, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है या इसका मतलब है क्या, इसको समझेंगे। देखो, जो G20 समिट है ना, यह हर साल होता है समिट, और हर साल यहाँ पर यह प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है। जैसे अभी तक इंडोनेशिया के पास में यह प्रेसिडेंसी थी, अब यह भारत के पास में आ गई है। अब नेक्स्ट जो है ये ब्राज़ील के पास में जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है ना, ये आप देखोगे इसके पास में कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंसीशिप लगातार एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के पास में यहाँ पर चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनकी प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा 3 चीज़ों को देखा जाता है। तो इसको हम लोग ट्रॉइका बोलते हैं। ट्रॉइका मतलब यह है कि किसके हाथ में प्रेसिडेंसी थी अब तक, और किसके हाथ में अभी है, और किसके हाथ में आगे आएगी। तो अभी तक प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के हाथ में थी, अब यहाँ पर भारत के हाथ में आ चुकी है। 2023 तक भारत यहाँ पर इसमें लीड करेगा, और उसके बाद 2023 के बाद यानी कि इंडिया के हाथ से जब प्रेसिडेंसी जा रही होगी तो वो प्रेसिडेंसीशिप किसके पास में आएगी? ब्राज़ील के पास में आएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रॉइका देखने को मिलता है। इसको हम लोग ट्रॉइका बोलते हैं, यानी कि किसके पास में थी, है, और आने वाले टाइम पर वो प्रेसिडेंसी आएगी। प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो इंडिया जो है ना, यहाँ पर ये 18वां G20 हेड ऑफ स्टेट को यहाँ पे आप कह सकते हो कि होस्ट करने वाला है साल 2023 के अंदर, यानी अगले साल दिसंबर के मंथ में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी जिसको यहाँ पर इंडिया होस्ट भी करेगा। इस पूरे G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में भारत का यहाँ पर एक प्लान है। भारत अपनी एक फिलॉसफी को लेकर चलता है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। पता होगा इसका मतलब, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर, सब लोग एक मिलकर रहें, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ यहाँ पर इंडिया फोकस करता है। उसके साथ साथ लाइफ कैंपेन के बारे में आपको पता होगा, इसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस है कि जो लोग हैं ना वो यहाँ पर प्लैनेट की तरह, जो ऐसे जैसे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं उसकी तरह ढल जाएं। लोगों को यहाँ पे मदद करनी होगी। लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकते हैं। उनको खुद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी तरफ से काम करना होगा, चीज़ों को अपने खुद से अडॉप्ट करना होगा। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर बात की जाती है इस लाइफ कैंपेन के अंदर में। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी इस पूरी G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। तो G20 प्रेसिडेंसी में भारत ने इन 2 मेजर टॉपिक्स को यहाँ पे रखा है इस G20 के सामने। हालांकि भारत के साथ में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी दुनिया भर के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है ना, रशिया के ऊपर सैंक्शंस हो गए, ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। और इसी वक्त यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है। तो देखेंगे आने वाले समय पर इंडिया कैसे यहाँ पर इसको डील करता है। फिर उसके बाद में भारत की खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है खुद की चाइना के साथ में। तो इंडिया की ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स चाइना के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर G20 का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी काम कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो G20 फोरम है कैसे काम करेगा, देखो काम यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होंगे, वो सब आपस में मिलेंगे, है ना। तो वैसे भी मीटिंग की जाएगी। उसके बाद में जो लीडर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो भी मिलेंगे, उनकी मीटिंग भी की जाएगी। उस मीटिंग के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट हो गया। ये सब लोग यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, मतलब सब लोग मिलकर भी काम करने वाले हैं। तो G20 के अंदर कैसे क्या क्या होता है ये आपने यहाँ पर समझा। इंडिया के हाथ में G20 प्रेसिडेंसी है, इसका मतलब क्या है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है।
तो ये था आज का हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल एनालिसिस। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने एक इकोनॉमी वाले पेज के ऊपर। इकोनॉमी वाले पेज पर ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा आर्टिकल है। आपको पता होगा स्टेटमेंट वाइज वाले जो आर्टिकल हैं वो इतने खासा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है। तो जो BCG's सिन्हा हैं, यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है ना, इसके यहाँ पर चीफ देखने को मिलेंगे जानमेजय सिन्हा साहब। इनका कहना यहाँ पर यह है कि हमें तुरंत क्या करना होगा, वाटर, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर ना काम करना होगा। हमें यहाँ पर इनके बेसिक्स को फिक्स करना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं क्योंकि अभी धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, वाटर टेबल कम हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ता हुआ जा रहा है एरिया। तो आने वाले समय पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि पानी की कमी हो सकती है, जिसके बेसिस पर हमें वाटर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर अभी से ही कहीं ना कहीं काम करना होगा। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को लेकर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नहीं पढ़ने होते हैं, स्टेटमेंट जो है ना ये आपके काम के होते हैं नहीं। उसके बाद ये तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। बाकी आज पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इलेक्शन से भरा पड़ा है। जैसा आप देखोगे गुजरात के अंदर बीजेपी जीती है तो उस इलेक्शन को लेकर पूरा एक पेज डेडिकेट कर दिया गया। इनफैक्ट जो आज के 2 और एडिटोरियल थे वो सब यहाँ पर गुजरात, मोदी और इन सब चीज़ों के बारे में है। और ये पॉलिटिकल एडिटोरियल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, आपको इनसे बचना है, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में कहीं पर भी पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन आज का। और आपको पता होगा हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीलिम्स रैपिड फायर की। स्टार्ट करी थी का मतलब क्या है, करी है, वो चल रही है, उसके लिए परेशान ना होना। क्वेश्चंस मैं रोज़ाना लेकर आ रहा हूँ, संडे में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। कहोगे तो क्या प्रॉब्लम है, देखो मेरे पास में यार पता है ना बहुत ज़्यादा पर्सनली मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ में इमोशनली अटैच्ड हैं, जिन्होंने लंबे लंबे मेल्स लिखे हैं मेरे को। उन्होंने मेंशन किया कि सर हम लोग यहाँ पर मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम करने जाते हैं, तो सर 8 बजे से थोड़ा सा पहले वीडियो अपलोड कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 8 बजे से मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करता हूँ, आधे घंटे में अपने ऑफिस तक पहुँचता हूँ, मैं उतना टाइम में वीडियो ख़त्म कर दूँगा। तो इस वजह से वैसा भी टाइम जो है ना, लगभग जब मैं वीडियो ख़त्म समाप्त कर रहा हूँ तो 7:42-43 हो रहे हैं। अब इसको अपलोड करते करते 8 बज ही जाएंगे। दैट इज़ वाई मैं आज ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैंने ऐसे ईमेल्स रिसीव करे हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि सॉरी ये रहे क्वेश्चन, जो रैपिड फायर की सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन है ना, अबे यार कहाँ गए, ये रहे। तो रैपिड फायर की सीरीज़ के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट न्यूज़ जो भी मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ, टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर, या उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो HSN कोड को लेकर, जो भी यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस मतलब इकट्ठे कर रहा हूँ रोज़ाना। आप उसके लिए परेशान ना होना कि छूट जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। संडे मिलेगा, संडे में थोड़े से आर्टिकल कम होते हैं, आपको ही पता है। उस दिन यहाँ पर सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा पूरे सप्ताह के, ठीक है ना। या फिर अगर कल सैटरडे में भी एडिटोरियल कम आते हैं तो कल भी टाइम मिलता है तो कल भी यहाँ पे हम लोग आधा कल कवर कर देंगे, आधा सैटरडे में काम खत्म। फिर मंडे से थोड़ा सा वीडियो लेंथी करेंगे और फिर उसके बाद अपने जो सीरीज़ है साइकिल पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल की। तो ये जो एलिसा प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एलिसा प्रोजेक्ट है इसको लेकर आया गया था। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।